Welcome to CCA CCA Rules 1965, and now we are discussing about MCQ Set 2 on CCA CCA Rules 1965. MCQ Set 1 we have already discussed and it is published. You can watch on this SGKG Studies YouTube channel. So, monthly payment released to a suspended employee is called. सस्पेंडेड एम्प्लॉय को जो मंथली पेमेंट इशू किया जाता है, दिया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? इस CCA कंडक्ट रूल में उसको कुछ नोमेनक्लेचर दिया है. कंपेंसेट अलाउंसेज बोला जाता है, लाइवलीहुड अलाउंसेज बोला जाता है, सब्सिस्टेंस अलाउंस बोला जाता है या लिमिटेड ग्रांट बोला जाता है. तो जिन्होंने भी रूल 10 पढ़ा है, उसका वीडियो देखा है, उनको पता है कि सस्पेंडेड पीरियड में सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलते हैं. उनके क्वांटम कितने होते हैं, क्या वो घट जाते हैं, क्या वो बढ़ जाते हैं, इसकी पूरी चर्चा हमने सस्पेंशन वाले क्लास में कर रखी है. इफ़ नो चार्जशीट इज इशूड विद इन 3 months ऑफ सस्पेंशन ऑफ एन एम्प्लॉई, अगर 3 महीने के भीतर, 3 महीने का फर्स्ट सस्पेंशन होता है, अगर 3 month के भीतर चार्जशीट नहीं इशू किया जाता है तो ए सस्पेंशन इज रिवोक्ड, B. Reasons for suspension to be intimated to the employee. C. His monthly payment should be doubled. D. He should be transferred mandatorily from the place. So जिनको तुक्का मारना है वो तुक्का भी यहाँ पर मार सकते हैं. He should be transferred mandatorily from the place. So सस्पेंशन के केस का ट्रांसफ़र से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है. His monthly payment should be doubled. मंथली पेमेंट उसका मतलब क्या, प्रमोशन हो जाएगा जैसे ही चार्जशीट नहीं फाइल होता? ये तो और भी उल्टा लगता है. सस्पेंशन इज टू बी रिवोक्ड. सस्पेंशन तभी रिवोक होगा जब रिवोकेशन ऑर्डर इशू होगा, नहीं तो एक्सटेंड भी हो जाता है. तो बी क्या बच गया? रीजन फॉर सस्पेंशन आर टू बी इंटीमेटेड टू द एम्प्लॉई. जी हाँ, अगर रीजन ऑफ द सस्पेंशन इंटीमेट नहीं हुआ है तो चार्जशीट इशू करते हैं और उसमें रीजन ऑफ द सस्पेंशन मेंशन करते हैं. और किसी कारण से 90 डेज में चार्जशीट इशू नहीं हो पाया तो उस एम्प्लॉय को रीजन फॉर सस्पेंशन टू बी इंटीमेटेड. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. If conviction does not follow the detention of an employee, the deemed suspension will be. If conviction does not follow the detention of an employee, एक कोई क्रिमिनल केस था और उस क्रिमिनल केस में जब फाइनल जजमेंट आया तो उसको कन्विक्शन नहीं हुआ. जब उसको कन्विक्शन नहीं हुआ इसका मतलब कि उस दोष मुक्त हो गया. जब दोष मुक्त हो गया तब जो डीम्ड सस्पेंशन पीरियड था उसको क्या काउंट करेंगे? एक्सटेंशन फॉर 3 months, ट्रीटेड एज रिवोक्ड, डिसाइडेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, FIR शुड बी फाइल्ड. सो अगर कन्विक्शन नहीं हो पाया और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है ही इज़ नॉट फाउंड गिल्टी, तो इफ़ ही इज़ नॉट फाउंड गिल्टी तो इसमें लिखा है FIR शुड बी फाइल्ड. अरे जब नॉट फाउंड गिल्टी तो FIR फाइल करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता. डिसाइडेड बाय द कोर्ट, कोर्ट क्या डिसाइड करेगा डीम्ड सस्पेंशन को? सस्पेंशन जो है डिपार्टमेंटल पार्ट है. ट्रीटेड एज रिवोक्ड और एक्सटेंडेड फॉर 3 months. क्या थिंग, जब कन्विक्शन ही नहीं हुआ तो एक्सटेंशन कैसे होगा? सो सही क्या लग रहा है? ट्रीटेड एज रिवोक्ड. सो अगर डीम्ड सस्पेंशन पीरियड में रहे हैं और कन्विक्शन नहीं होता है, ही इज एक्विटेड. जब भी जजमेंट होगा तो दो ही डिसीजन आएंगे, या तो कन्विक्शन होगा नहीं तो एक्विट होगा. तो अगर एक्विट हो गया तो सस्पेंशन ही गलत था, तो इसलिए उसको ही इज ट्रीटेड एज रिवोक्ड. इफ द सस्पेंशन पीरियड इज फाउंड टू बी होली अनजस्टिफाइड. कई बार ऐसा होता है, कुछ डिपार्टमेंट में ऐसे सनकी लोग होते हैं जो अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, और चाहे पहले से कहीं से उनके दिमाग में होता है कि ये ऐसा करना वैसा करना चाहिए, तो लोग अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या सही डिसीजन नहीं लेते हैं या जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ले लेते हैं या आर्बिट्रेरी डिसीजन होता है या कई बार बायस सिचुएशन बना रहता है. और ऐसे में जो सस्पेंशन होता है अगर उसको बाद में पता चलता है कि टोटली अनजस्टिफाइड है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? चार्जशीट शुड बी सर्व्ड इमीडिएटली. अरे भाई, जब होली अनजस्टिफाइड हो गया तो चार्जशीट किस लिए सर्व करेंगे? फुल पे एंड अलाउंसेस शुड बी अलाउड फॉर दैट पीरियड.
देखते हैं। ट्रांसफ़र ऑर्डर शुड नॉट बी इशूड, अरे इसका कोई संबंध नहीं है। एम्प्लॉय शुड बी प्रोमोटेड, मतलब सस्पेंशन अनजस्टिफाइड हो गया तो प्रमोशन हो जाएगा। प्रमोशन के लिए डीपीसी होता है, उसका अपना रूल होता है। तो इसमें सही क्या लग रहा है, फुल पे एंड अलाउंसेस शुड बी अलाउड फॉर दैट पीरियड। आपने गलती से सस्पेंड किया था, उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं था, और इसीलिए चूंकि उनका कोई दोष नहीं था इसलिए उनका पे एंड अलाउंसेस काटना भी अनजस्टिफाइड होगा। इसलिए फुल पे एंड अलाउंसेस शुड बी अलाउड फॉर दैट पीरियड। अ सस्पेंडेड एम्प्लॉय कैन, अब सस्पेंडेड एम्प्लॉय जब होते हैं तो नॉट ओनली विड्रॉल फॉर द टेम्पोररी विड्रॉल फ्रॉम द ड्यूटी होता है, विड्रॉल फ्रॉम द सर्टेन प्रिविलेज एंड राइट्स भी होते हैं। तो क्या क्या होते हैं, ए सस्पेंडेड एम्प्लॉय कैन अपीयर इन LDCE if otherwise eligible, okay, seek change of suspension headquarters, okay, avail LTC for his family, okay, all the above। so इसमें क्या आंसर होगा, ऑल द एबव होगा। वो LDC में LD में अपीयर हो सकते हैं, सस्पेंशन में हेडक्वार्टर चेंज करने के लिए आप रिक्वेस्ट मांग सकते हैं, एंड LTC फैमिली के लिए अवेल कर सकते हैं, अपने लिए अवेल नहीं कर सकते। उसके बाद से इफ़ द DPC कंसिडर्स द केस ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन ही शुड नॉट बी प्रोमोटेड, ये तो सही लग रहा है। इफ़ द DPC कंसिडर्स द केस ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन ही शुड नॉट बी प्रोमोटेड, सही है। हिज प्रमोशन शुड बी डेफर्ड, ठीक है। रिकमेंडेशन ऑफ द DPC विल बी केप्ट इन सील्ड कवर, ये ज़्यादा सूट लग रहा है। हिज एक्सप्लेनेशन विल बी कॉल्ड फॉर बाय द DPC। सो क्या होता है, अगर कोई सस्पेंशन में है और प्रमोशन होना है तो रिकमेंडेशन ऑफ द DPC विल बी केप्ट इन द सील्ड कवर, दिस इज द करेक्ट आंसर। वेरियस पेनाल्टीज अंडर CCA रूल्स आर लिस्टेड इन, कौन से रूल में है, रूल 11 में है। रूल 11 में वेरियस पेनाल्टीज अंडर CCA रूल्स मेंशन किया गया है। इसमें पेनाल्टी, मेजर पेनाल्टी, माइनर पेनाल्टी दोनों दिए हुए हैं। फॉर अवार्डिंग अ पेनाल्टी अवार्ड करने के लिए क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय शुड फर्स्ट बी सस्पेंडेड, कोई ज़रूरी नहीं है। फेयर ट्रायल एज पर रूल शुड बी कंडक्टेड फर्स्ट, ये ठीक लग रहा है। एम्प्लॉय शुड बी ट्रांसफर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड, ये भी इससे रिलेटेड नहीं लग रहा है। एडवाइस ऑफ विजिलेंस ऑफिसर शुड बी टेकन, ये भी कोई बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। सो करेक्ट आंसर जो होगा बी होगा, फेयर ट्रायल एज पर रूल्स शुड बी कंडक्टेड फर्स्ट। वार्निंग क्या है, मेजर पेनल्टी है, माइनर पेनल्टी है, सीरियस कॉशन है, नॉन ऑफ द अबव है। सो रूल 11 को देखने के बाद से रूल 11 में माइनर पेनल्टी, मेजर पेनल्टी दिया हुआ है, और वार्निंग का इसमें कहीं भी नाम नहीं है। वार्निंग न मेजर पेनल्टी है न माइनर पेनल्टी है, हाँ सीरियस कॉशन है, ये एक चेतावनी है, सावधानी है, और उसको केयरफुली लेना चाहिए। द लिस्ट पेनल्टी एज पर CCA रूल्स इज, so again rule number 11 is very much important from the examination point of view। उसमें बहुत से MCQ बनते हैं, तो उसमें लिस्ट ऑफ पेनल्टीज़ दिए हुए हैं, एंड जो लिस्ट ऑफ पेनल्टीज हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। पहला वाला जो है वो सबसे छोटा पेनल्टी है, और बढ़ते बढ़ते लास्ट वाला सबसे बड़ा। पहले वाला सेंसर है और लास्ट वाला डिसमिसल है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, द लिस्ट एम्प्लॉय एज पर द CCA रूल इज विद होल्डिंग ऑफ 1 इंक्रीमेंट, transfer without TA/DA, censor and holding of promotion। So correct answer is C, censor। So this is all about MCQ set 2। Hopefully you are understanding। If you still have any problem, please go through the videos related to rule number 11, that is on rule number 11, that is on minor and major penalties। Those who have not subscribed, please do like, subscribe and share। We'll meet in